हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए एक न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स, ताकि आपका फोकस उन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड आप अपने जीएस पेपर्स में प्रीलिम्स में स्कोर कर पाएँ। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पे न्यूज़ का एनालिसिस करवाती हूँ। लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ होगी, वैल्यू एडिशन जो होगा वो मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चंस दे दूँगी प्रीलिम्स एंड मेंस के, वो आपको सॉल्व करने हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना है, समझना है और फिर अपने आंसर्स में जो मैं कीवर्ड्स बोलूँगी यहाँ पे या जो मैं लाइंस यहाँ पे आपको नोट करने को बोलूँगी वो नोट करके अपने आंसर्स में भी आपको अप्लाई करना है। राइट, मेन थिंग होती है एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। मैक्सिकन कांग्रेस होल्ड्स हियरिंग ऑफ यूएफओ, यानी कि जो नासा है ना, उन्होंने भी यूएफओ के लिए से रिलेटेड एक पैनल बनाई है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलियन बॉडीज़ मिली थी 2017 में मैक्सिकन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे। मैक्सिकन लॉ मेकर्स हेयर्ड, यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स एंड सॉ द एलिज रिमेन्स ऑफ नॉन ह्यूमन बींग्स इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हेयरिंग, यानी कि लैटिन अमेरिका के जो कंट्री है वो फर्स्ट ऐसे एक कांग्रेशनल एक इवेंट कंडक्ट होने वाला है यूएफओ पे। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं यूनिवर्स में, हमारे साथ और भी हैं। ठीक है, इसे बोला गया है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना, द स्पेसिमेन वर नॉट रिलेटेड टू एनी लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो स्पेसिमेन मिले हैं, जो बॉडीज़ मिली हैं वहाँ से, जो नॉन ह्यूमन है, राइट, वो अर्थ पे रहने वाली किसी भी स्पीशीज़ की तरह नहीं है। 2 टाइनी बॉडीज़ मिली है वहाँ से, 3 फिंगर्स ऑन ईच हैंड है उन पे और 3 फिंगर्स है। एलोंगेटेड हेड मतलब ये वाला जो हेड इनके पीछे की तरफ है, राइट, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़। ही सेड दैट दे वर अबाउट 1000 years old। ठीक है, ये मतलब कार्बन डेटिंग से पता चला है, कार्बन डेटिंग से पता लगाया जा सकता है, राइट, कि ये कितने साल पुरानी की बॉडी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1000 years old है। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ने पता लगाया है। ये कहाँ से रिकवर की गई थी? पेरू, नियर एंशियंट नाज़का लाइन्स। जो एंशियंट जो नाज़का लाइन्स है ना, वहाँ पे 2017 में ये डिस्कवर की गई थी। ठीक है, ये वाला होगी जैसे कि पेरू कोस्ट। ठीक है, ये पेरू कोस्ट हो गया। पेरू कोस्ट में क्या था, यहाँ पे जो लाइन्स है ये, ठीक है, इस वो इसे कहते हैं नाज़का लाइन्स। यहाँ पे क्या, वो 2017 में ये 2 टाइनी आइडेंटिफाइड ये वाली बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की गई थी। ठीक है, ये वाला सिर्फ समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स को, और एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला जो स्पेसिमेन है ये काफ़ी कारगर रह सकता है कि यूनिवर्स में और कितने प्लैनेट्स एंड कितने लोग रहते हैं, कितने एलियंस रहते हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन, ये पूरा का पूरा आंसर है आप सबके लिए, ये नोट करना है। ठीक है, इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन पे आंसर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि 8 पैक्ट्स हुए हैं साइन, राइट, पैक्ट साइन हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी मैटर करता है एग्जामिनर के लिए, इंडिया के लिए, और आपका पढ़ना ये मैटर करता है एग्ज़ाम के लिए। मोहम्मद बिन सलेमान ने वो स्टे किया था उन्होंने इंडिया में G20 के समिट के बाद। इन्होंने 8 पैक्ट साइन किए हैं, 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें कौन कौन से थे, हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप, इन सब की बात वहाँ पे हुई है। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम एंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, टास्क फोर्स फॉर $100 बिलियन इन सऊदी इन्वेस्टमेंट, लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात यहाँ पे हुई है। अभी तो यूएस डॉलर यूज़ होता है, बट जो लोकल यहाँ की जो करेंसी है उसे यूज़ करने की एक बात रखी गई है वहाँ पे, राइट। पीएम मोदी ने डिस्क्राइब किया है कि सऊदी अरेबिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया का।
ओल्ड टाइज़ यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि अगर आप इंडिया सऊदी अरेबिया पे के रिलेशन पे अगर आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपको थोड़े बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिखाना होगा सऊदी अरेबिया का। टू कंट्रीज़ इस्टेब्लिश्ड, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1947 में इस्टेब्लिश किया था, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। उन्होंने तब से ही बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने एंजॉय किए हैं दोनों कंट्री ने। रिफ्लेक्ट देयर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज गोइंग बैक सेंचुरीज। In India, there are four key elements of strategic ties with Saudi Arabia. India is Saudi Arabia's second largest, यानी कि आपको ये आंसर लिखेंगे ना तो आप उसमें डायमेंशंस प्रेजेंट करेंगे, लाइक इकोनॉमी की डायमेंशन से ये बैठता है, एनर्जी में ये, एंड जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है ये, इंडियन डियास्पोरा है, तो आप सारे डायमेंशंस को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिलेशंस किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे नहीं बैठता, राइट। इकोनॉमिक टाइज क्या है? इंडिया सऊदी अरेबिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर। सऊदी अरेबिया इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है। यानी कि सऊदी अरेबिया का इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और सऊदी अरेबिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ये फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड जो था वो $52.76 बिलियन था, ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ। 4.53% of total trade in financial year 2023, पूरा 4.53 ये ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा सऊदी अरेबिया से, 2023 में हुआ था। नेक्स्ट हम एंगल दिखाएंगे एनर्जी कोऑपरेशन। एनर्जी कोऑपरेशन मतलब हम वहाँ पे क्रूड के लिए तो डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया इज की पार्टनर फॉर इंश्योरिंग इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। इंडिया इम्पोर्टेड 39.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड फ्रॉम कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि 16.7% ऑफ इंडियाज़ टोटल क्रूड ना इम्पोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया से, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बायलेटरल एक्सरसाइजेज होती है वहाँ पे, नेवल एक्सरसाइजेज कौन सी? अल मोहेद, अल हिंदी। बोथ साइड्स हैव कोऑपरेट क्लोजली इन द डोमेन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइजेज, यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर की जाती हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये वाली आप एक्सरसाइज लिखेंगे जब आप डिफेंस का एक एंगल दिखाएंगे अपने आंसर में, तो ये वाली एक एक्सरसाइज लिखेंगे कि अल मोहेद अल हिंदी क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये प्लस पॉइंट देगा आपको मेंस में। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कम्बैटिंग। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों कंट्रीज़ ने आवाज़ उठाई है, उसके फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप कुछ चैलेंजेस दिखा देंगे। चैलेंजेस ये होंगे कि जो सऊदी अरेबिया है ना, वो चाइना से भी अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी, राइट। MBS जो मोहम्मद बिन सुलेमान है वो इंगेज करते हैं चाइना के साथ भी। ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स रेप्रोचमेंट विद ईरान एंड इज़राइल एंड ऑल्सो नाउ कंसोलिडेटिंग द Saudi part with the US, India and Europe. Saudi partnership with the US, India and Europe. Riyadh still helps Pakistan with economic aid. न्यू दिल्ली के साथ साथ वो पाकिस्तान के भी साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखता है, यानी कि ये कुछ इंडिया के जैसा है। स्ट्रैटेजिकली हम चलेंगे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी हमारी, हमें किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं ये हमारा अपना डिसीजन होगा। बट चैलेंज वहाँ पे आ जाता है जब ये चाइना की तरफ ज़्यादा हो जाता है, राइट। वो आपको एक चैलेंज दिखाना है कि चाइना की डोमिनेंस हो रही है, चाइना बीच में आ जा रहा है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के।
स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी, यानी कि जब वो मीटिंग हुई थी तो अफ़गानिस्तान में भी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात की गई। ठीक है, इन्होंने कहा कि सेफ़ हेवन नहीं बनने देंगे कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप वो अफ़गानिस्तान में बड़े पले। ठीक है, नहीं पलने देंगे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अफ़गानिस्तान में। ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। इंट्रोडक्शन में क्या आप लिखेंगे कि रिसेंटली G20 के समिट के बाद एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे 8 पैक्ट्स साइन हुए एंड एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताया गया है सऊदी अरेबिया को। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा होगा आप उससे टैकल करते हुए चलेंगे। मल्टी डायमेंशनली आप एक आंसर रखेंगे अपना। ठीक है, एडिटोरियल को, न्यूज़ को पढ़ के ऐसे सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसमें से देखना है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने काम की चीज़ क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स GS पेपर 2 इलेक्शन कमीशन बिल डाउनग्रेड्स EC2 स्टेटस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम दैट ऑफ SC जज। ये वाला मैंने आपको बिल बहुत पहले पढ़ा दिया था। इस बिल में क्या था कि जो सैलरीज़ है ना इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो किसकी इक्वल होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या था कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही सैलरी होगी। Ahead of the special session of the parliament next week, there is a disquiet in a section of the establishment including the election commission over a position in a bill listed for discussion and passage. This seeks to downgrade the service conditions of the 3 election commissioners। यानी कि काफ़ी सारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स ने बोला है कि ये एरोड करेगा अथॉरिटी को, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को ये एरोड करेगा। अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशन जो बिल आया था चीफ इलेक्शन कमीशन का, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अलाइन देम विद दोज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि जो सैलरी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करने की बात करी जा रही थी। ठीक है, आज क्या है, आज के डेट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। यहाँ पे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स ने बोला है कि यहाँ पे सैलरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि सैलरी बहुत ही मींस माइन्यूट डिस्टिंक्शन होंगे या फिर डिफ्रेंशिएशन होंगे बिटवीन द सैलरी ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। यानी कि उन्होंने बोला कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा, बट यहाँ पे सैलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेटस की बात हो रही है, यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है। बीइंग सीन एज अ इक्वल पार्टनर, इक्वल ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटरी मीन्स यू आर बिलो एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि उस हायरार्की में ना अगर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल रख दिया जाता है, उसके इक्वल आप सैलरी एंड स्टेटस आप लेंगे तो क्या होगा, आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी नीचे आपको रखा जा रहा है। ये डाउनग्रेड कर रहा है अथॉरिटी को, एरोड कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये वाला कुछ आता है एग्ज़ाम में तो आप कैसे लिखेंगे, आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट नहीं करेंगे कि ये ख़राब है, बिल ख़राब है, अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है। नो, आप ये लिखेंगे कि एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स का ये कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को एरोड करेगा। ठीक है, ये सिर्फ अथॉरिटी के लिए ही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, यानी कि जो अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो इंडिया को एक आस से देखती हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमसे कुछ सीखती भी हैं। हमारी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे कुछ सीखती हैं, यहाँ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर भी करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रैंक हम कर देंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल तो व्हाट विल हैपन, स्टेटस भी कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, 2023 का बिल क्या डील करता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये वाला इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कौन कौन होंगे वो कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे।
कॉन्ट्रारी टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्या बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रखो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ECI इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ एक था, अब 3 हो गए, और जो अब मतलब 3 हो गए और 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर्स और 1 हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 1989 के बाद ये प्रावधान रखा गया कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर्स नहीं दिए गए हैं। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स बस प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम ये फिक्स करेंगे। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ CEC एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय 2 इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन IAS रैंक ऑफिसर। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट CEC एंड चीफ, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, फिक्स टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, और जो बिल लाया गया था उसमें कहा था कि इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे। ठीक है, जो 2023 का बिल था ना, मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले पढ़ाया था, इसमें क्या बोला था कि जो टेन्योर है ना 6 ईयर्स का, उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे। सेम स्टेटस एंड सैलरी रिसीव करते हैं वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्वल। रिमूवल क्या है, रिज़ाइन कर सकते हैं एनी टाइम, और रिमूव कराया जा सकता है उन्हें, जैसे SC के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को भी रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, एक क्रिटिसिज्म याद रखना है कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स का ये मानना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कुछ भी चेंजेस हो, इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी, उनकी जो स्क्रूटिनी एंड इंडिपेंडेंसी को बचा के रखना होगा, अगर इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये इम्पॉर्टेंट है सोशोलॉजी एंड GS पेपर 1 के लिए, क्योंकि वुमेन हर जगह आपको वो मिलती हैं, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन, राइट, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वुमेन, डॉक्टर्स हैं, बट प्रीस्ट नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु ने क्या किया है, न्यू एरा ऑफ इंक्लूसिविटी। इन अ फर्स्ट तमिलनाडु ट्रेन्स 3 वुमेन एज टेम्पल प्रीस्ट। ठीक है, टेम्पल के प्रीस्ट की जैसे वुमेन को रखा जाएगा वहाँ पे। ये एक चेंज दिखा रहा है, क्योंकि वुमेन बिल्कुल इम्प्योर कंसीडर करी जाती थी टेम्पल के लिए, राइट। ज़्यादातर आपको प्रीस्ट मिलेंगे मेल, तो ये आपको एक चेंज दिखाना है, एक एग्जाम्पल दिखाना है सोशोलॉजी में। ठीक है, कि वुमेन भी प्रीस्ट होंगी अब, और ये हमें क्या करना है, मोर इंक्लूसिव बनाना है। ठीक है, यानी कि वुमेन ये आज का ऐसा समय है कि वुमेन पायलट बन रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं, बट प्रीस्ट नहीं है, बिकॉज इट वॉज डेम्ड इम्प्योर, उन्हें इम्प्योर समझा जाता है टेम्पल्स के लिए, जबकि फीमेल डाइटीज़ भी हो तो भी। बट फाइनली चेंजेस हेयर, वुमेन आर नाउ स्टेपिंग इनटू द सैंक्टम्स। सैंक्टम्स क्या होता है, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होती है, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है भगवान की। ब्रिंगिंग द न्यू एरा ऑफ इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी, राइट। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फ्रांस ने बैन कर दी है iPhone 12। ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशंस ना जो एक लिमिट सेट की गई थी उससे ज़्यादा रेडिएशंस हैं। France radiation watchdog has banned sales of Apple iPhone 12 after test showed the smartphone breaching European radiation exposure limit. A specific absorption rate was higher than legally allowed. जितना legally allow किया गया था ना, उससे ज़्यादा है specific absorption rate फ़ोन का। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में थी, दैट इज़ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, किस चीज़ से रिलेटेड थी, राइट।
SAR refers to the dose of energy that a body absorbs from any source of radiation. ठीक है, रेडिएशन के किसी सोर्स से जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है ना, उसे कहा गया है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वॉट, किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट. ठीक है, यानी कि हमारा पर किलोग्राम ऑफ जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से कितने वॉट हम एनर्जी को रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं. मोबाइल फ़ोन ट्रांसमिट रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड दस क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. हाउएवर अनलाइक जो रेडिएशन होती है रेडियो एक्टिव डीके से, जो न्यूक्लियर वेस्ट से होता है, उसके हिसाब से बहुत कम होता है और हमारी बॉडी में इससे ज़्यादा जो नुकसान नहीं पहुंचता. बट फिर भी रेडिएशन जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह रहती है. राइट, कैंसर कॉजिंग नहीं होती फ़ोन वाली रेडिएशंस, बट नुकसान करती हैं. ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, उन्हें हार्म करती है, उन्हें गर्म करती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये प्रीलिम्स के लिए GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कार्बन ट्रेडिंग पे ध्यान देना होगा. एज इंडिया डेवलप्स इट्स इकोनॉमी टू मीट्स इज ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पीपल. अब जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारी एनर्जी की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं. The country will confront serious challenges due to climate change consequences and allied necessity to curb carbon emissions. With the impact of global warming becoming more severe, there is immense urgency to embrace practices that mitigate greenhouse gas emissions. ये हो जाएगा आपका इंट्रो एस्से के लिए. ठीक है, या एस्से में आप ये कोई लाइन ऐसी ऐड कर सकते हैं. अगर आप कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई डायमेंशन दिखाना चाहते हैं ना, तो ये वाली लाइन आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. विद द ग्लोबल टेम्परेचर एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो हो रही हैं एनुअली, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बट इन्वेस्टर्स, बिजनेस पर्सन और कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स, इन सब का एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए. हालांकि कार्बनाइजेशन सारी इंडस्ट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट है. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि सीमेंट, केमिकल, आयरन, स्टील प्रोडक्शन एंड नॉन फेरस मेटल्स, इन सब में डीकार्बनाइजेशन करना डिफ़िकल्ट है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं. The center is planning to set up Indian carbon market by establishing national framework that will help in decarbonizing the domestic economy by pricing global greenhouse gas emissions via trading in carbon credit certificate. ये इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक हमें क्या होना है, कार्बन न्यूट्रल होना है, उसके लिए भी हेल्प करेगा. राइट, और इट विल ऑल्सो हेल्प इंडियाज़ लोअर द इमिशन इंटेंसिटी. जो इमिशन की इंटेंसिटी है ऑफ जो उसके GDP की 45% कम करेगा बाई 2030. ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कुछ कंट्रीब्यूशंस होते हैं, यानी कि नेशन खुद से कंट्रीब्यूट मतलब करना चाहते हैं आगे. वो एक लिमिट सेट करते हैं अपने लिए कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे. उसे भी फुलफ़िल करने के लिए ये जो कार्बन ट्रेडिंग है वो हेल्प कर सकती है. Although the ICM would be regulated, it will offer flexibility to companies. यानी कि बिल्कुल बैन कर देना कार्बन को इज़ नॉट अ गुड आइडिया. राइट, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल होगा, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हार्मफुल होगा. तो हमें क्या करना है, हमें रेगुलेट करनी है ये चीज़ें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है. जो हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने जो बताया था अभी, सीमेंट लाइक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उसमें जो डीकार्बनाइजेशन इतना डिफ़िकल्ट है, हम उसके लिए कार्बन ट्रेडिंग रख सकते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे. कार्बन ट्रेडिंग से क्या होता है, फंड को भी मोबिलाइज़ किया जा सकता है. Center's decision will also create more awareness, change and innovation hard to abate industries.
ठीक है, मोर अवेयरनेस भी ये क्रिएट करेगा। देख लेते हैं कार्बन मार्केट क्या होता है। अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन एमिशन, अगर आप कार्बन को इमिट कर रहे हैं तो आपको प्राइस देना होगा। इट अलाउज द ट्रेड फॉर कार्बन क्रेडिट विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग डाउन एमिशन, यानी कि अगर आपने एमिशन कम किया ना तो आपको कार्बन का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट मीन्स यहाँ पे श्रेय मिलेगा। दीज मार्केट्स create incentives to reduce emissions or improve energy efficiency. For example, an industrial unit which outperforms the emission standards, उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, राइट। एक रिलेटेड इंडियन इनिशिएटिव आपको भी लिखना है जब आप इस पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इंडिया में क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लेके आया गया है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, एक कार्बन मार्केट देने के लिए प्लेयर्स को परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड विच फॉल्स अंडर द एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप परफॉर्म करिए, अचीव करिए एंड ट्रेड करिए, अपने जो कार्बन है ना उसकी ट्रेडिंग करिए आप, राइट। सो ये क्या है, ये ओवरऑल जो कार्बन एमिशंस है उसको नीचे लाने में हेल्प करेगा। Meanwhile, as the country moves steadily towards the net zero goal, decarbonizing industrial activity will be critical. ठीक है, हमें कार्बन ट्रेडिंग के साथ साथ हमें सारी उन पॉसिबिलिटीज़ को हमें इनोवेशन के थ्रू हमें देखना है, उन्हें एमर्ज करना है पॉसिबिलिटीज़ को जो डीकार्बनाइज करने में हेल्प कर सकती हैं इंडस्ट्रीज़ को। As India strives to a delicate balance between economic needs and environmental concerns, a vibrant carbon trading system can be crucial in creating a more sustainable future. ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग कंपनीज को बोलिए आप कार्बन को कम एमिट करेंगे, आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा और वो कार्बन क्रेडिट आप बेच सकते हैं उस कंट्री को, उस बिजनेस को जो कार्बन ज़्यादा इमिट कर रही है, तो वो आपको पैसे देगी, राइट। ये ऐसे हम कार्बन के इमिशन को कम कर सकते हैं, इसे कहते हैं कार्बन ट्रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 साइंस के लिए। इसमें क्या कहा गया है कि अब ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना है साइंस में। ठीक है, हमारी जो पोटेंशियल पावर है ना साइंस में, जैसे कि चंद्रयान 3 गया, वो क्या एक दिखाता है कि हमारी साइंस में जितनी पोटेंशियल है ना वो बाहर की कंट्रीज़ में नहीं जानी चाहिए। भारत इज़ नाउ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और 3rd हो जाएगी जल्द ही। हमारी साइंस में क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने कि इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का क्या चाहिए, एक कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, टीचिंग इंडस्ट्री को हमें कोलैबोरेट करना है। टीचिंग हमें जैसे कि हमें थ्योरीज पढ़ाना हुआ एंड जो इंडस्ट्री होगी वो क्या हमारी स्किल्स को अपग्रेड करने का काम करेगी। ठीक है, तो इनोवेशन भी होगा और साइंस में अच्छे से जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मेरिट बेस्ड होना चाहिए। मेरिट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल शुड बी वेटेड द हाइएस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टाफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हमें इसमें मेरिट देखनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिटी। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिटी वाला है, राइट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्लॉज ऑफ साइंस पॉलिसी हैज़ बीन नियर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, टीचिंग अलग होती है, रिसर्च अलग होती है। हमें इन दोनों को जोड़ना है, कोलैबोरेट करना है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आगे चलना है। मैनी गवर्नमेंट लैब्स कुड एंटर इनटू द स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज़ where appropriate, synergize with on-campus science park. Idea should be bring teaching and research together in a merit-driven admission system.
ठीक है, टीचिंग और रिसर्च सेक्टर को, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, उन सबको साथ में लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, फाइनली द alongside institutional hardware challenges, cultural and the software Indian scientists needs to a reboot, यानी कि हमारा जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंज है उसमें भी रिबूट करने, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और हमें ये भी कोशिश करनी है कि ब्रेन ड्रेन ना हो। ठीक है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। वो कैरेट होगा कौन सा, प्रॉफिट का, राइट। कैरेट हमें यूज़ करना है प्रॉफिट का, और स्टिक यूज़ करनी है कॉम्पिटिटिव प्रेशर की। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, उसके थ्रू हमें क्या करना है, ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना है। जो इंडिया के जो माइंड्स हैं उसे इंडिया में यूज़ करना है, उनके पोटेंशियल को इंडिया में ही स्पेस मिलना चाहिए। ये वाले कीवर्ड्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल गुड सिस्टम डिज़ाइन फॉर द न्यू सेटअप कैन इंसेंटिवाइज कोलेजियलिटी, अंडरमाइन हायरार्कियल माइंडसेट, इरेडिकेट कार्टेलाइजेशन। यानी कि अगर एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन हो जाए, लाइक मेरिट के बेस पे हो, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है उनका ऑर्गेनाइजेशन ना मेरिट के बेस पे हो, तो ये कार्टेलाइजेशन मतलब एक मोनोपोली सी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसे भी हटाएगा, एक हायरार्कियल माइंडसेट को हटाएगा, मेरिट के बेस पे होगा तो। Eventually, long-term outperformance will be dependent on the quality and motivations of the people involved in Indian science. ठीक है, हमें क्वालिटी, उनके मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इंडियन माइंड्स बाहर ना जाएं। ठीक है, इमिग्रेट ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 एंड एसए के लिए। एससी डाटा नाउ ऑन बोर्ड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड पोर्टल। ये जैसे ई कोर्ट्स थे ना, ये वैसा ही एक पोर्टल बनाया गया है। ये जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आपको दिखाना है जीएस पेपर 2 जुडिशरी में, वरना ये एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एसए लिखते हैं तो आप इसमें दिखाएंगे कि जुडिशरी के लिए ये कितना सिग्निफिकेंस है, जुडिशल इंस्टीट्यूशंस को और इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल डिजिटाइजेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ on Thursday announced that the Supreme Court is now on board digital judicial data grid, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, इन सब में क्या होगा, एक पोर्टल होगा जहाँ पे आप सारे डाटा को, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लाइक केसेस कितने पेंडिंग हैं, कितने सालों से हैं, ये क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करेगा, रेड टेपिज्म को हटाएगा, राइट। ट्रांसपेरेंसी एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करेगा पब्लिक में, जुडिशरी के लिए। ठीक है, न्यायपालिकाओं के लिए ये स्टेप है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए जुडिशियल डोमेन में। ये इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 एंड एसए के लिए। द सीजीआई सेड दैट वन कैन हाउ नाउ एक्सेस द केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो केस था आपका उससे क्या इन्फॉर्मेशन रखी गई है ग्रिड पे या उस पोर्टल पे। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि इंस्टीट्यूशन, पेंडेंसी ऑफ केसेस, कितने केसेस को डिस्पोज कर दिया, इन सब के आंकड़े आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, ईयर वाइज, बस आपको ये घर बैठे एक क्लिक पे मिल जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इससे इंश्योर हो रही है। ऐसे कवर करना है आपको न्यूज़पेपर, एंड आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाल के अपने नोट्स में लिखनी है। कौन सी चीज़ कहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना, ये जब आप अच्छे से न्यूज़ को एनालाइज करेंगे आपको तब पता चलेगा, राइट। सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना, आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकालनी है न्यूज़पेपर से कि आप अपने प्रीलिम्स के लिए उससे एक कौन सा क्वेश्चन बनता है, और जीएस पेपर्स में आप उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 पेपर्स में कैसे लिख सकते हैं, और एसए पेपर में कैसे लिख सकते हैं। और आपको एक परसेप्शन डेवलप करना है न्यूज़ से रिलेटेड अपने इंटरव्यू के लिए।
राइट। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ये वैल्यू एडिशन की पीडीएफ, एंड जो क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ डेली उसकी पीडीएफ में दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब ले लीजिएगा वहाँ से। एंड करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।